वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रश्मि से। आज बात होगी ईडी के शिकंजे में संजय राउत की। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत में खासी हलचल है। ईडी ने सांसद संजय राउत को 16 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। पात्रा चौल भूमि घोटाले के आरोप में ईडी ने राउत पर अपना शिकंजा कसा है। महाराष्ट्र के पल पल के घटनाक्रम पर देश की निगाह लगी हुई है। ये सारा प्रकरण खलबली मचाने वाला है। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और क्योंकि ये शिवसेना से जुड़ा मामला है तो शिवसेना के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो कुछ हो रहा है उसे कैसे देखते हैं। दूसरी बात ये, क्या ये कोई संकेत है सियासी संकट का महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र की उथल पुथल लगातार सरकार बदलने से लेकर अब संजय राउत की गिरफ्तारी क्या कुछ कहती है, और क्यों सहयोगी कुछ बोल नहीं रहे हैं जब सत्ता में थे साथ, अब क्या हुआ उन लोगों को। तो शिवसेना से लेकर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, सभी से बात करेंगे। कई ऐसे सवाल जिनके जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपन्ने जुड़े हुए हैं, संदीप शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक, और विजय गुप्ता प्रवक्ता शिवसेना से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का। संदीप शुक्ला साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जो कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है ये घटनाक्रम, कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, देखिए रजनी जी, ये पूरा मामला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि जनता से जुड़ा मामला है, ये आरोप जो जिस तरह का के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वो उसमें जो है कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें एक कंपनी, दो कंपनियां मिलकर, जैसे कि हम सब जानते हैं, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी और एसडीआईएल कंपनी ने मिलकर एक बलाड़ में एक जगह है, गोरेगांव मलाड के बीच में, वहां उसे डेवलप करना था और लगभग करीब 3,500 फ्लैट बनाने थे और उनको बनाकर देना था। फ्लैट नहीं मिला, लोगों को घर नहीं मिले, लेकिन उसकी एफएसआई बेच ली गई और ये पूरा स्कैम 1,000 करोड़ का था। इस पूरे मामले पर बहुत दिन पहले से, जैसे हम सब जानते हैं, ईडी ने कार्रवाई की, इंक्वायरी की, जिसमें जो एक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उस पर यह आरोप लगा था कि उसने जो है इस पूरे मामले में कई तरह की फंडिंग संजय राउत के जरिए उनकी पत्नी के अकाउंट में जो है ट्रांसफर किए, और इसी वजह से गुरु आशीष कंपनी के जो कर्ता धर्ता है प्रवीण राउत, जो कि संजय राउत के काफी करीबी हैं, और उनकी पत्नी वर्षा राउत, संजय राउत की पत्नी, इनकी जो है कई संपत्तियों को जब्त किया गया था, उस पर जो है कार्रवाई कर रही थी। और ये कार्रवाई, हालांकि आज राजनीतिक गलियारे में किसी भी तरीके से दिखाया जाए, चाहे ये राजनीतिक दिखाया जाए, लेकिन इतना पक्का है कि इस पूरी कार्रवाई के बाद संजय राउत या शिवसेना का कोई नेता ना कोर्ट गया, ना इस कार्रवाई को चुनौती दी, और वो तमाम खाली खाली मीडिया में घूमते रहे ये लोग कि इस तरह की कार्रवाई जो हो रही है उन्हें पार्टी बदलने के लिए, उन्हें झुकाने के लिए हो रही है, इस तरह की कोशिश की गई। और अब जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है संजय राउत की इस पूरे मामले में, जिसमें एक कोकण का जो एक बेल्ट है, वहां रत्नागिरी के आसपास में, वहां पर कई फार्म हाउस खरीदने का ये पूरा मामला है, और जमीन संजय राउत उनके अपने नजदीकियों के नाम पर है, और इसी के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। ठीक है, आपने शिवसेना का जिक्र किया, प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय गुप्ता जी। संजय राउत का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। आप पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक की बात भी सुन रहे थे। जब फंसाया जा रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? सिर्फ आप ये कहते रहे इधर अदला बदली हो रही है सरकार, ये सब बातें कहने से बेहतर था कि आपको शायद कोर्ट में जाना चाहिए था। मैडम देखिए, आप ये सब कुछ बोल रही हैं, कोर्ट में जाना चाहिए, सब कुछ होता है, और न्याय देवता पे विश्वास होने के कारण और समाज में अनेक प्रकार के ऐसे स्कैंडल्स हैं। अब इसमें कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, अब ये तो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट उसका डिसीजन लेगी, आगे क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आज ही ये सब चीजें सामने क्यों आ रही है? आज ही ये सब चीजें सामने क्यों आ रही है, जब पिछले आप कितने सालों से बोल रहे हैं? इसका मतलब कोई तो है जो घर का बेदी लंगखड़ा है, और उसके कार्यकाल के हिसाब से ये जितने भी उताल पताल हो रहे हैं, एक नॉर्मल पब्लिक के दृष्टिकोण से अगर जो हम देखने जाएंगे, हमको ना तो किसी को ब्लेम करना है,
न तो हमको किसी के बारे में ऐसे कुछ कहना है। देखिए समाज में आज क्या हो रहा है, एक छोटा सा बच्चे को भी समझ में आ रहा है, लेकिन आज ये बातें इसलिए बोलने की नौबत आ रही है कि आज इतना बड़ा उताल-पताल हो रहा है और उसके साथ-साथ भी ऐसे आज के तारीख में ही संजय राउत जी का नाम क्यों आया? आज ही क्यों उनको अरेस्ट किया गया? क्योंकि अभी आप देख रही हैं महाराष्ट्र का दृष्टिकोण को देखते हुए हमारे राज्यपाल जी ने क्या कहा है, उस बातों को खत्म करने के लिए आज संजय राउत जी को आगे लाया गया है। कल अगर जो भगवान के दया से ऊपर वाले का सच्चाई कहीं तो अभी टिकी है, उसी पे देश चल रहा है, उसी पे ये लोग जी रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच्चाई बची है और वक्त आने के बाद सच्चाई आएगा। इस देश में ऐसा कोई आदमी ये नहीं है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कैंडल में फंसा है। कोई आदमी स्वच्छ नहीं है, कदाचित है या यानी नहीं संजय राउत भी स्वच्छ नहीं है क्या? ऊपर से आपने कहा घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि घर के अंदर कुछ चल रहा था वो अब उजागर हुआ, तो क्या घोटाला हुआ मान रहे हैं आप? जैसे कि देखिए, मानने का तो अभी ये हमारे और आपके बोलने से मानना नहीं मानना कुछ नहीं होता है। वो तो जवाब संजय राउत जी ने, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो जवाब देते जाते। अरे भाई, जब इतना बड़ा आदमी आज एक पार्टी के लिए काम कर रहा है, रोज आप दिल्ली अप डाउन, और इतना बड़ा भूचाल जब हमारे संगठन में आया हुआ है, हर आदमी अपने अपने जगह पे अपने कार्य को कर रहा है और उसी के बीच में ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं बोला ना कि मेरे हाँ या ना करने से कुछ नहीं होता है। ये तो वक्त बताएगा ना। और संजय राउत जी के ऊपर तो अगर जो इस घोटाले में है उन्हें जेल जाना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, कम से कम आप इस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे दोषी कोई भी हो, उससे सरोकार नहीं है। बात यह है कि दोषी जो है, जिसने घोटाला किया है, जनता का हक मारा है, उसे जेल में होना चाहिए कुल मिलाकर। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सीएम पन्ना साहब भी जुड़े हुए हैं। सीएम साहब, आप क्या लगता है, क्या ये महाराष्ट्र की किसी सियासी संकट का संकेत है और ऐसा लग रहा है ये मामला तूल पकड़ेगा आगे भी? जिस तरीके से अपना हम ये देख रहे हैं और जिस तरीके से समय समय पर खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से अभी विगत दिनों है, जिस तरीके से पूरा अपना महाअघाड़ी की पूरी सरकार अपना ध्वस्त हुई है और उसके बाद से जितने भी समीकरण हम लोगों के सम्मुख अपना आए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से अपना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने एकनाथ शिंदे ने भी अपना व्यक्त किया है कि रोज सुबह 8 बजने वाला जो भोंपू है वो अंदर गया। तो ऐसे में जो वहां से अपना विचार विमर्श हो रहा है, जो बातचीतें अपना वहां से आ रही है, दरअसल ये सब के पीछे दरअसल अगर हम एक अपना अवलोकन करके एक दृष्टि डालते हैं तो ये मुख्य जो मुद्दा है दरअसल ये उड़ता है 2019 से। 2019 में जब अपना फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना था और अपना जो है भाजपा की और शिवसेना की सरकार वहां पर बननी थी, तो वहां पर जो खेल खेला गया एक्चुअली उसके जो मुख्य अपना सूत्रधार थे एक्चुअली वो संजय राउत थे। एक्चुअली बात यह है क्योंकि संजय राउत ने जिस तरीके से अपना पूरा खेल खेला है, जिसके बाद जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया, कांग्रेस को और अपना जो है शरद पवार के एनसीपी को जिस तरीके से अपना एक करके 3 दलों ने अपनी सरकार बनाई, और यहाँ पर संजय राउत की जो भूमिका रही है एक्चुअली, तो वहां से आग की किरकिरी एक्चुअली बंद है अपना भाजपा की एक्चुअली। तो यहाँ पर जिस तरीके से अपना इतना पुराना एक अपना ये पात्राचाल भूमि घोटाला जो करीब 1000 करोड़ रुपए का अपना कहा जाता है, तो उसके बाद ये एक ऐसे समय में अपना जो है आगे लाया जाता है अपना जनता के सम्मुख में कि ये कुछ ये हो रहा है। की बात ये है, तो यहाँ पर मैं तो ये समझता हूँ कि उद्धव ठाकरे के साथ जो अपना संजय राउत का जो जुड़ाव रहा है, जो एक उनकी प्रतिष्ठा रही है, और जिस तरीके से शिवसेना के अंदर संजय राउत का एक अपना दिन पर दिन कद जो है बढ़ रहा था, तो उसी को उसका विघटन करने के लिए एक्चुअली जो आज ये अपना शिवसेना दो फाड़ हुई है एक्चुअली, तो उसके पीछे ये मुख्य कारण रहा है। और दूसरा, उद्धव ठाकरे का जिस तरीके से भी अपना चाहे कोई भाषण देते थे, चाहे वो कहीं कुछ लिखते थे, दरअसल उसके मुख्य अपना जो उसके पीछे किरदार हुआ करते थे वो संजय राउत हुआ करते थे। तो उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए संजय राउत के साथ जो ये अपना इतवार के दिन जिस तरह अपना 20 अपना ईडी के अधिकारी उनके घर पर पहुंचे, उसके बाद लगातार अच्छा, ठीक है, अभी विजय जी कह रहे थे कि दबा के क्यों रखा था, ये सवाल भी लोग कह रहे हैं कि अभी तक इतनी देर से दबा के क्यों रखा था, आज जैसे ऐसे ही वक्त पर ये कार्रवाई क्यों, ये शिवसेना भी सवाल पूछ रही है।
बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल जिस तरीके से अपना रत्न जी हम अगर एक अवलोकन करते हैं तो एक ऐसा जो इसका एक्चुअली जो समय चुना गया है, एक्चुअली बात यह जो ईडी की ओर से, तो यहाँ पर ये लगता है कि अपना जो है सत्ता और अपना जो है हमें संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए जो हमारी ये संस्थाएं जो अपना बड़े स्तर पर जो अपना वर्क करें, एक ईमानदारी से एक्चुअली वर्क करना चाहिए। तो जनता की निगाहें एक्चुअली इधर उधर अपना डगमगा रही है, एक्चुअली ये हो क्या रहा है, एक्चुअली बात ये है क्योंकि लगभग विपक्ष के लीडरों को, चाहे वो अपना कांग्रेस के हो, चाहे वो एनसीपी के हो, चाहे वो अन्य दलों के हो, एक्चुअली तो जिस तरीके से ईडी के छापे एक्चुअली पड़ रहे हैं और ये एक्चुअली जो है जनमानस के बीच में जो है थोड़ा बहुत शंकाएं पैदा कर रहा है, तो इस शंका को कैसे दूर किया जाएगा ये सत्ताधारी दल ही बता सकते हैं। ठीक है, अगर शंका है तो फिर उतरिए, प्रदर्शन करिए, कांग्रेस तो यही कर रही है। विजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपसे? मेरा ये सवाल कि इन तमाम मामलों में एनसीपी कांग्रेस की खामोशी क्या कहती है? वो क्यों खामोश है? अगर सोनिया के लिए ईडी कार्रवाई करती है तो वहीं महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर देते हैं। अब क्या हुआ? अगर ईडी ठीक से काम नहीं कर रही, तमाम पार्टियां, आप लोग एक क्यों नहीं? कभी तो साथ रहे ना। आप देखिए ना मैडम, कल भी हमारे जो कार्यकर्ता थे ईडी के दफ्तर के बाहर और संजय राउत जी के घर के सामने हजारों की संख्या में हमारे शिव सैनिक जमा थे। लेकिन अभी देखिए, हम लोग न्याय देवता पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है ये कितना सच्चाई है, मैं तो बोल रहा हूं ना कि तो अगर जो उनकी खामोशी क्या माने? एनसीपी कांग्रेस वो साथ में क्यों नहीं? वो अपने नेता के लिए उतरते हैं, लेकिन कभी आप लोग साथ में रहे तो फिर एकता क्यों नहीं? अगर ईडी ठीक से काम नहीं कर रही तो फिर आप तमाम लोग एक साथ क्यों नहीं है? अलग अलग अपने अपने नेताओं के लिए क्यों? आज का जो मार्केट का स्थिति है, हर आदमी डरा हुआ है। एक छोटा सा आपको बोलता हूं मैडम, जो भी 10, 20, 50 लाख का व्यापार करता है ना, उसके भी दिमाग में ये ईडी का जो संबंध है ये ऐसा छा गया है कि हर आदमी, ये तो बड़े नेता लोग हैं, क्या क्या हुआ अभी कल कलकत्ता की वस्तु स्थिति देखा आपने, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें दिखाई जा रही है कि जिसको सच्चाई सामने लाना है वो भी अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, तो अजब क्या किसी पुख्ता आधार के ईडी इस तरीके से कार्रवाई करेगी? ठीक है ना, अगर जो ईडी के पास किसी चीज का प्रूफ मिला है तो ईडी एक ही है, उसके आगे कोर्ट है। अभी 11 बजे जो भी इश्यूज बने हैं आगे चल करके उनका जामीन होएगा, उसको वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन आपका जो सवाल था कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कर रहे, वो खुद भी हर आदमी को परेशान किया जा रहा है। अभी आप देख रही है, कोई 100 आंकड़े पे जा रहा है तो कभी कोई कुछ बोल रहा है तो कभी, अरे सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आदमी भी दूसरे पार्टी के अंदर जब चले जाता है, कितना भी भ्रष्टाचारी हो, उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सिर्फ शिवसेना के ऊपर ही क्यों हो रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। उससे विजय जी आप इनकार नहीं कर सकते, घोटाला तो हुआ है। अब घोटाला किसने किया है वो पकड़ में आना बाकी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, जिसने, संदीप जी के पास चलते हैं। सर मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी, वही मेरा सवाल आपसे कि इन तमाम मामलों में आप देखिए ना, सब अलग अलग है। एनसीपी कांग्रेस खामोश है, क्या है उनकी खामोशी के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, एनसीपी और कांग्रेस, एनसीपी के नेताओं में वो उनकी बोलने की अब क्षमता, आपने देखा होगा बहुत दबे स्वर में बोल रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि उनका अपना गृह मंत्री यानी अनिल देशमुख, पूर्व गृह मंत्री जो थे, वो सलाखों के पीछे हैं। नवाब मलिक जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो दाऊद से संबंध रखने के मामले में सलाखों के पीछे हैं। राहुल गांधी पर जो है तलवार लटकी हुई है, वो सोनिया गांधी परिवार के नाते जो है पेपर घोटाले मामले में। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं ये चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत जो है वो जनता अब समझने लगी है। एक चीज देखिए, गुप्ता जी बड़े सफाई से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट जो है, हमें न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है, हम सामना करेंगे। लेकिन मैं गुप्ता जी से वही पूछना चाह रहा था। गुप्ता जी, जब 2 करोड़ की संपत्ति वर्षा राउत जी यानी संजय राउत की जो पत्नी है, उनकी संपत्ति ईडी ने अटैच की थी, जब्त की थी, तब आप कोर्ट क्यों नहीं गए? जो प्रवीण राउत है, उनकी 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी, तब आप लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? अगर आपको न्यायिक प्रक्रिया पर इतना ही भरोसा था तो इस पूरे मामले को चुनौती देते। अगर दाल काली नहीं थी तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले थे। लेकिन एक चीज देखिए, नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं ये सब नहीं, जो आप ये बोल रहे हैं प्रक्रिया चालू है, ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप बैठे हुए हैं। कौन सी कोर्ट में गए आप? सर कौन सी कोर्ट में?
कौन सी कोर्ट में आपको देखिए, एक है या तो आपके पास कोई जानकारी नहीं है, या तो आपके पास कोई जानकारी नहीं है। आज तक संजय राउत सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहे हैं। संजय राउत पूरे मामले को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर ना वो कोर्ट गए हैं। हाँ, एक बार कोर्ट जरूर गए हैं लोग। क्या बोलकर गए हैं? सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जाकर, गुप्ता जी सुनिए, आज राजनीतिक दलों में करीब सारे दल मिलकर ईडी के पावर कम करने को लेकर कोर्ट गए हैं, ना कि संजय राउत अपने को बचाने को लेकर, अपनी संपत्ति अटैच की प्रक्रिया को गलत बताने को लेकर कोर्ट नहीं गए हैं। और ऐसे में ये पूरा माहौल जो मामला है वो राजनीति से बढ़कर कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, आज नवाब मलिक गिरफ्तार है, आपकी ही सरकार में मंत्री थे। अब वो अगर दाऊद से संबंधों के मामले में गिरफ्तार है, ईडी ने गिरफ्तार की है, क्या ये एथिक्स है कि वो जो व्यक्ति जेल में है वही आपकी कैबिनेट में है, वही आपके मंत्रिमंडल में है? आपका गृह मंत्री 100 करोड़ के वसूली मामले में जो है कुर्सी पर रहते हुए जेल चले जाता है। तो ऐसे में सिर्फ इसे राजनीति से जोड़ना, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए पूरी बात सुनिए, फिर बोलिए। आप एक बात, आपके दो मंत्री जो है जेल है आपकी सरकार के समय, और उसके साथ साथ संजय राउत की प्रॉपर्टी अटैच है। आप कोर्ट नहीं जाते हैं और सिर्फ इसे राजनीति बता रहा कि एजेंसियां जो पैसे वसूल रही है, जो पैसे उनके पास आ रहे हैं, दाऊद से संबंधित डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। संजय जी देखिए, इन्होंने शुरुआत में ही कह दिया कि घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब अंदर कुछ चल रहा है ना संजय जी? ये मान के चल रहे हैं कि गलती तो है हमारी, ऐसा है क्या? अपनी जितना भी प्रक्रिया आप बता रहे हैं, शायद आपको थोड़ा बहुत ज्यादा मालूमात होगा, लेकिन आपके मालूमात के लिए मैं ये भी बता देता हूं कि हमारे संजय राउत जी के मिसेस का जो भी प्रॉपर्टी अटैच हुआ है, वो अटैच के साथ में उनका जो सिस्टम है, उनका जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को लेकर के वो आगे बढ़ रहे। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, कोर्ट नहीं गए हैं वो आज अरे सर ऐसा नहीं है। सुनिए, हर चीज का एक टाइम और वैल्यू होता है। कितने दिन क्यों वैल्यू होता है? आपकी प्रॉपर्टी कोई अटैच कर रहा है, आप सही हो तो आप उसको चुनौती दोगे कोर्ट में, कोर्ट में प्रूव करोगे कि वो किस तरह की स्थिति में है। आज मेरी प्रॉपर्टी कोई अटैच कर रहा है, कहां से मिल रहा था? नहीं गुप्ता जी, आपको न्याय कहां से मिल रहा था? सरकार से या ईडी से या कोर्ट से? नहीं, आप न्याय मांगने कहां जाते? हमको न्याय हमारे न्याय देवता से मिलना है, कोर्ट से मिलना है, हमको जो भी करना है हम कोर्ट के माध्यम से करेंगे। आपके मालूमात के लिए बता रहा हूं, ये अब तक क्यों नहीं है? आज का ये आज ठीक है संदीप जी, लगता है ये चुप्पी कुछ कहती है। मेरा आपसे ये सवाल, क्या मानते हैं आप, प्रवीण राउत को क्या किसी तरीके की मदद पहुंचाई गई है? क्योंकि तार धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और ये जांच की आंच कहां कहां तक पहुंच सकती है? देखिए रजनी जी, ये पूरा मामला जो है ये 2007 से शुरू होता है। एक रीडेवलपमेंट, मतलब झुग्गी झोपड़पट्टी को डेवलप करने के लिए एक रीडेवलपमेंट की स्कीम लाई जाती है, जिसमें गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी और SDIL 2 कंपनी मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को करने का काम करते हैं। इसमें 3,500 परिवार यानी 3,500 घर बनाकर झुग्गी झोपड़पट्टी के लोगों को देना था। उसमें जो है जो घोटाला हुआ है उसमें ना आज तक लोगों को घर मिले, और उसकी जो FSI TDR यानी जो बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग को बनाने की के लिए जो सरकारी तौर पर जो परमिशन मिलती है, उसे बाहर का बाहर दूसरे बिल्डर को बेच दिया गया। चलिए ठीक है, और ये घोटाला हुआ है और अब जांच भी हो रही है। CM पपन्ने जी, आपसे मेरा ये सवाल ये कि जैसे इन्होंने भी जिक्र किया, घर नहीं मिले तो चौल के लोग इतने समय तक खामोश क्यों रहे? क्या किसी तरह का दबाव था उनके ऊपर भी? बिल्कुल रजनी, जिस तरह के दबाव की आपने बात की, और जो मैं संदीप जी को सुन रहा था, दरअसल यहाँ पर जिस तरीके से सब हमारे देश के अंदर जहां भी अगर हम अपना दृष्टि डालते हैं तो कुछ न कुछ एक्चुअली हो रहा है। जनमानस के लिए, जन सरोकारों के लिए कहीं कोई चर्चा नहीं है। सारी चर्चाएं राजनीतिक चल रही है, सारी चर्चाएं अपना ईडी के इर्द गिर्द है, या इनकम टैक्स के इर्द गिर्द है, या CBI के अपना इर्द गिर्द है। हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है कि अपना आलोक वर्मा को जब उन्होंने कोर्ट से केस जीत लिया था, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का भी जिक्र हो रहा है, जब वो कोर्ट से अपना केस जीत जाते हैं तो वो अपने सीट पर वो जो बैठते हैं तो रात के 12 बजे उनको वहां से उस सीट से बेदखल करके उनको एक दूसरा विभाग दे दिया जाता है।
और वो उसके बाद 2 दिन के बाद ही वो वहां से अपना रिजाइन करके अपना जो है अपनी नौकरी छोड़ देते हैं फिर। तो ऐसे में जिस तरीके से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए भी जो लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो भी दबाइश के अंदर है। एक्चुअली बात ये है, इसके दबाइश में है, ये जाना जा सकता है। एक्चुअली बात ये है, तो ऐसे में जिस तरीके से जो भी गतिविधियां इस वक्त देश में चल रही है, देश का नागरिक, देश का जनमानस ये जानना चाहेगा कि घोटाले जो हो रहे हैं, क्या सत्ताधारी दल का कोई भी व्यक्ति विशेष क्या वो अपना दूध का धुला हुआ है? अच्छा ठीक है, ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या घोटाले के उजागर होने की अब संभावना है? देखिए, जहां तक सवाल है घोटाले का उजागर करने का, और जिस तरीके बीसीओ घोटाले इस वक्त अपना देश में अपना शो किए जा रहे हैं, और हर किसी पार्टी के जितने भी लीडराज हैं तो उनके अगेंस्ट में सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। ये कब तक होगा, क्या होगा? न्यायिक व्यवस्था के अंदर आपको पता है कि हजारों लाखों केस जो है अपना कोर्टों के अंदर पड़े हुए हैं। सिर्फ उन केसों को जरूर अपना रात के 12 बजे या 2 बजे अपना कोर्टें खुल जाती है, जिनका औचित्य सबको पता है। विजय गुप्ता जी, संजय जी के घर पर उद्धव ठाकरे भी पहुंचे हैं, अब उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। अब आप लोग का क्या एक्शन होगा, या अभी भी आप लोग इंतजार करेंगे? मैडम बहन जी, आप थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए। आज की जो कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हाल हो गया है। आज जिसके हाथ में लाठी है वही अपने हिसाब से अपनी भैंस को चरा रहा है। और तमाम पब्लिक देश की जो पब्लिक है, जो मतदाता है, वो हर आपके चैनल को अपने नजरियों से देख रहा है। सच हो सकता है, इसमें सच हो सकता है, बहुत सारी बातें सच्चाई, बहुत सारी बातें सच्चाई हो सकती है। सर एक मिनट आप मेरे को बोल लेने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला। इसमें आपके कहने से आप लोग अनुभवी हैं, पत्रकार हैं, आप हर चीज की जानकारी रखते हैं, लेकिन एक मैं सादा शिवसैनिक हूँ। मैं शिवसैनिक, हम इतने बड़े बड़े स्कैंडल को ध्यान में देते नहीं, और हम लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम अपने पार्टी के विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे पार्टी को मनोबल कम किया जा रहा है, मुझे सिर्फ इतना समझ रहा है। अगर जो ये सब इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, लोगों को घर नहीं मिले, आप कह रहे हैं कोई लेना देना नहीं है, आप तो क्या बातें कर रहे हैं? गुप्ता जी, नहीं क्या नहीं, मतलब घर मिलेगा ना। अगर जो कोई सरकार ने प्रपोजल लाया है, 3,500 लोगों का घर खा गए। अभी 3,500 लोगों को घर नहीं मिला, उनकी चीजों को आप करने जा रहे हैं। आपको पार्टी बचानी है, उन लोगों का नहीं सोचना है जिन्होंने सरकार बनाई। आपको 3,500 लोगों का घर आम पब्लिक का सोचना है, हमको आम पब्लिक के बारे में सोचना है। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके लिए सवाल समाज कार्य है, 20% राजकारण है। अगर आखिरी सवाल अगर जो किसी, देखिए जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि अगर जो हमारे लोगों को घर नहीं मिला है, तो वो जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। गुप्ता जी आपसे एक सवाल है। यस सर। गुप्ता जी आपसे एक सवाल है। आपने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या कंगना रनावत पे जो हुआ था वो इसी भाषा को आपने चरितार्थ किया था? एक चैनल के संपादक को उनके घर पर सुबह 5 बजे AK-47 लेकर एक चलिए ठीक है, तो सियासत गर्म है और सत्ता का टेम्परेचर हाई है। ईडी की कार्रवाई के बाद जिस तरीके से संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद सियासत चरम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, संदीप जी, विजय जी और सीएम पपन्ने साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो महाराष्ट्र का पात्राचौल बहुत गंभीर मामला है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। महज बयानबाजी इन आरोपों का जवाब नहीं हो सकती। इसके लिए संजय राउत को अपना पक्ष रखना चाहिए। इस बात के कोई मायने नहीं कि ईडी किसी के इशारे पर यह सब कर रही है। सवाल यही है कि आरोपी पक्ष अपने तथ्यों को पुख्ता ढंग से सामने रखे। ऐसे मामलों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। राजनीतिक प्रभाव के दुरुपयोग किसी भी तरह रुकने चाहिए। इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।